नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही और बात करेंगे सोने चांदी के इंपोर्ट की, क्योंकि देश में बढ़ते सोने चांदी के इंपोर्ट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं और सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट करीब 200% बढ़ा है। वहीं सरकार ने कुछ खास प्लैटिनम ज्वेलरी के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस साल अब तक रबी सीजन में गेहूं की बुआई करीब 10% बढ़ी है। उधर सूत्रों के मुताबिक सरकार गेहूं के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे सकती है। इस पर तो बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे शुगर केन की, क्योंकि आइस्ता ने सरकार से मिली है, कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी हैं और इस सीजन में जो चीनी उत्पादन है वो 17% सालाना बढ़कर आंकड़े आ सकते हैं और इसीलिए चीनी के एमएसपी फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी भी मौजूद हैं। हमारे साथ स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए मनोज कुमार जैन है प्रति फिनमार्ट से, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले इनफैक्ट चीनी की ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस सीजन में जो चीनी उत्पादन है वो 17% सालाना आधार पर बढ़कर 350 लाख टन होने की उम्मीद है और सरकार को दिए गए चीनी के एमएसपी फॉर्मूले में बदलाव भी किया गया है, यानी उत्पादन लागत 41 की बजाय अब 38 रुपए प्रति किलो एक्समिल कीमत की मांग इंडस्ट्री कर रही है। इस पर बातचीत करते हैं। प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ बने हुए। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो आप समझना चाहेंगे कि जो इंडिया का शुगर एमएसपी है वो पिछले कई सालों से बढ़ा ही नहीं है और 31 रुपए प्रति किलो पर ही ये स्टक है। आहिस्ता किस तरीके से पुश कर रही है कि इस एमएसपी को बढ़ाया जाए? ऐसा है कि हमारे हिसाब से 360 लाख टन का सुक्रोज अवेलेबिलिटी है, जिसमें से 35 लाख टन जो है इथेनॉल डाइवर्जन के लिए जा रहा है और 325 लाख टन की चीनी की उत्पादन की हमारी अपेक्षा है, जो 5 से 7% एरर आइदर साइड हो सकती है। और ये इतनी दिक्कत का टाइम होने जा रहा है कि वर्ल्ड में सरप्लस, इंडिया में सरप्लस। तो निर्यात की जो 15 लाख टन की एक रियायत और जो हमें 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी मोलासिस के लिए निकाली गई है, ये दोनों स्टेप्स तो एक बैंडेड जैसे है, जिससे कुछ इंडस्ट्री को फायदा होने वाला नहीं है। और मैं कल आइस्ता की ओर से श्री अजीत पवार साहब को मिला था, जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र का हमेशा एक, या यूपी या महाराष्ट्र हाईएस्ट स्टेक रखती है शुगर प्रोडक्शन में। तो वहाँ पे डिस्कशन में हमने उनको बताया कि रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो 25 से 30% स्टेट टू स्टेट ऑलरेडी लास्ट 5 साल में बढ़ चुकी है, जबकि एमएसपी 1% भी बढ़ी नहीं है। तो मिनिमम 20% एमएसपी का एक इंक्रीमेंट की जावे। और दूसरा हमने ये एक डिमांड स्टेट लेवल पे ये, यानी से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मांगी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हमने ऑलरेडी काफी बार बोल चुके हैं कि एमएसपी बढ़ाओ करके, पर वो रिजल्ट नहीं आते हुए हमने कल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी से, क्योंकि उनको शुगर का अच्छा नॉलेज है, तो उनको हमने कहा था कि आप इसमें हमें हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या चाहिए आपको। तो हमने बोला सर, नजदीक के स्टेट कर्नाटक ने 50 रुपया पर टन एफआरपी सब्सिडी देके एक हेल्प की है। महाराष्ट्र तो हम लोग तो 250 रुपया पर टन ज्यादा दे रहे हैं उनसे। तो ये जो 250 रुपये का जो गैप है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, तो कम से कम आप 10 रुपया पर टन से लेके 100 रुपया पर टन से 250 रुपया पर टन का आप एक सब्सिडी दीजिए। जिसमें उन्होंने दो बातें हमें बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ये एमएसपी के बारे में जरूर बताएंगे। ये मेरी कल उनके साथ दोपहर को 4 बजे मीटिंग हुई थी और उन्होंने बोला कि मेरे से हो सके उतना मैं जल्दी कोशिश करूंगा एमएसपी के लिए। और दूसरा, जहां तक ये हमारी है कि आप केन की सब्सिडी दीजिए, तो मंगलवार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कैबिनेट है, तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे साहब डेप्यूटी सीएम से भी बात करें, जिसकी उम्मीद उन्होंने कम बताई थी। ओके ओके। लेकिन प्रफुल्ल जी, जैसे आपने खुद कहा कि कर्नाटका में तो फिर भी काफी कुछ कदम उठाए गए हैं किसानों के लिए।
महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? और दूसरी तरफ क्या पॉलिसी फ्रंट पर पैन इंडिया फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए? नहीं, ये सोचना ही चाहिए पेन ये हिसाब से। पर कैसा है कि यूपी में एसएपी है, कर्नाटक में ये नया दौर चालू हो गया, और ऐसे ही महाराष्ट्र के कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री को काफी दिक्कतें आ सकती है। जहां तक आपने पूछा कि उम्मीद कैसी रहेगी, मुझे कल की मीटिंग से रिस्पेक्टेड अजीत दादा ने काफी सीरियसली ये मैटर ली है। और मैंने कहीं आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जी ने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की है। तो मुझे उम्मीद है कि काफी जल्दी कुछ अच्छी खबर आ सकती है। ओके, चलिए एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि कुछ पॉजिटिव यहाँ पर आगे निकल कर आए। थैंक यू प्रफुल्ल जी क्विकली अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी के, और इंपोर्ट के आंकड़े काफी एक्स्ट्रावेगेंट दिखाई दिए हैं और इसी पर बातचीत करते हैं। नितिन जी हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट में 200% का स्पाइक देखने को मिला है और जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया का वो $41 बिलियन पर पहुंचा है। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो देखना चाहेंगे कि ये जो सर्च रहा है गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स में, कैसे रही हैं आंकड़े अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम दोनों टर्म्स में इवेलुएट करें तो? देखिए, दिवाली और धनतेरस तक तो बिजनेस बहुत बढ़िया था, वैल्यू में और वॉल्यूम टर्म के अंदर दोनों में। ये फियर था और काफी लोगों ने आशंका बताई थी कि रेट के चलते इस बार धनतेरस और दिवाली कम रहेंगी, लेकिन टचवुड बहुत बढ़िया धनतेरस रही, बहुत बढ़िया दिवाली रही। और मैं बार बार आपके सीएनबीसी चैनल को भी इसका क्रेडिट देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो अवेयरनेस पिछले कुछ साल में लोगों को बताया है कि क्यों सोने के रेट बढ़ेंगे, क्यों सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, और जो आपके वजह से काफी लोगों में अवेयरनेस आया, तो मैं आपको बहुत बधाई दे देता हूं और बहुत अच्छा रहा। जी, तो एक चीज और जानना चाहेंगे प्रफुल्ल जी, अब क्योंकि काफी सर्ज हमने देखा है इन आंकड़ों में और जैसे आपने कहा काफी सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये स्पाइक देखने को मिला है। फेस्टिवल डिमांड तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके की प्राइस इंक्रीज इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहे थे, इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे जैसे बढ़ती हुई दिखाई दी थी, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में, फार्मास में, वो भी एक कारण रहा कि हमने सिल्वर इंपोर्ट सर्ज होते हुए देखे। अब यहाँ से आगे के ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर के बारे में बात करें या गोल्ड के बारे में बात करें, लोग अभी समझ चुके हैं कि वर्ल्ड में अल्टरनेटिव करेंसी है और किसी का किसी भी चीज पे भरोसा रहा नहीं, ना किसी का डॉलर पे है ना पाउंड पे है, और ब्रिक्स को आने में आएंगी नहीं आएंगी कितना समय पता नहीं है। तो अगर देखें तो वर्ल्ड की 18 कंट्री अभी खुद अपने रिजर्व के लिए गोल्ड बाय कर रही है। सेकंड नंबर पे अगर आप सिल्वर का देखते हैं साइमल्टेनियसली, तो आप देखिए कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने बढ़ गए, चिप का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, सेमीकंडक्टर कितना बढ़ गया है, सोलर पैनल के ऊपर कितना बड़ा हो रहा है। और जिस हिसाब से चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस किया है, वो एक अलर्टनेस भी दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लाए सिल्वर में, और गोल्ड सारे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक बाय कर रही है। तो चारों तरफ से अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर के बाइंग का ही जा रहा है। रेट में थोड़ा अप एंड डाउन न्यूज के बेसिस के ऊपर होता है, कुछ ईज ऑफ बिजनेस होता है, उसकी वजह से अप एंड डाउन होता है, लेकिन हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करके ही लोगों ने लेना चाहिए, और वही लोग ले रहे हैं उसको। ओके, अच्छा, इसके अलावा नितिन जी, जो ये प्लैटिनम ज्वेलरी पर सरकार ने सख्ती की है, आप कैसे देखते हैं इसे? और क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ खास किस्म के जो प्लैटिनम ज्वेलरी है उसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा। इससे पहले हमने देखा था कि सिल्वर पर भी, सिल्वर के गहनों पर भी के इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। क्या है एग्जैक्ट डिटेल्स और आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, ये प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने इसको जो किया है वो इसलिए किया इसके अंदर कि इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि इसके नाम से जो ऑलॉय इंपोर्ट हो रहा था वो गोल्ड उसके अंदर आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको किया है, क्योंकि 99% के ऊपर की जो प्योरिटी का ऑलॉय है या प्लैटिनम है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस पे उन्होंने ज्वेलरी पे किया है, और इसमें पारदर्शिता और निगरानी इसके अंदर बहुत बढ़ेगी, क्वालिटी भी कंट्रोल इसके अंदर होगा, फॉरेन करेंसी की भी बचत इसके अंदर होगी। एक और बड़ा कदम गवर्नमेंट ने इसमें उठाया है, वो कदम यह है कि गवर्नमेंट ने HSN कोड पूरे इसके चेंज किए हैं, चाहे वो पाउडर के हो, स्टडेड डायमंड, स्टडेड प्लैटिनम ज्वेलरी हो या रॉ हो, सबका किया है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी, और जो दुरुपयोग हो रहा था FTA की तरफ, उसके अंदर इसका रुक रहा था, क्योंकि प्लैटिनम ऑलॉय के नाम से गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसको काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए, जो कि बहुत देश के लिए बहुत जरूरी है।
और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी बड़ा फायदा होगा, फॉरेन करेंसी का भी बेनिफिट होगा और इसमें प्यूरिटी और क्वालिटी पे भी कंट्रोल रहेगा। अच्छा नितिन जी, आप कनेक्टेड हैं तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अब क्योंकि शादियों का सीजन रहेगा और एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि 1 लाख शादियां हर दिन शायद होती हुई दिखाई देंगी और बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को भी। किस तरीके की डिमांड आ रही है वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट लेवल्स पर, स्पेशली गोल्ड में? देखिए, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी डिमांड स्लो है, लेकिन इंक्वायरी बहुत है, वो दिखाती है कि आने वाले समय के अंदर लोग काफी अच्छा करेंगे। जिन लोगों ने अच्छी फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर को कि रेट बढ़ जाए तो बढ़े हुए लगेंगे नहीं, या घट गए तो घटे हुए लगेंगे, उन लोगों के पास में सेल भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल दिवाली पे बाइंग बहुत हो गई थी, तो थोड़ा स्लो उसके बाद आता है, लेकिन अभी अगर 2-3 दिन से देखा जाए तो फिर ग्राहकी शुरू हो गई है। तो डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। बिगर किसी भी कोई भी परिवार में बिगर ज्वेलरी के कोई मैरिज होती नहीं है, अपने अपने बजट के अनुसार सब लेते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लोग अब रियलाइज कर चुके हैं कि मैरिज में कितना भी खर्चा करिए, चाहे बैंड लगा लीजिए, डीजे लगा लीजिए, खाना खिला लिए, डेकोरेशन कर लिए, सब करना जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का रिटर्न आता नहीं है। सारी चीजें संस्कृत में कहा जाए तो क्षण भंगुर है। इसलिए अब लोगों ने अपने बजट में जो 15% का खर्चा ये इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी पे करते थे, उसको बढ़ा के अभी सभी लोगों ने इसको करीब करीब 20 से 25% तक के लेके गए। तो बहुत अच्छा बिजनेस की मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, चलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बिजनेस रहे इस वेडिंग सीजन में भी। बट थैंक यू नितिन जी आने के लिए शो में और अपना व्यूज सभी दोनों खबरों पर शेयर करने के लिए। हमारे साथ मनोज कुमार जैन भी हैं, भूपेश शर्मा भी हैं। मनोज जी, सोने चांदी के भाव को लेकर आपकी राय क्या है? कैसे देखते हैं यहाँ से फर्दर प्राइसेस? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल हम अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वोलेटिलिटी काफी है और हमने लास्ट वीक से जो एक मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पे शुरू होते हुए देखा था, वो ये वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। लेकिन आज यूएस के जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के जो नंबर्स है वो जारी हुए शटडाउन के बाद, उसके चलते हमने निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी जो है वो बनते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3,940 के स्तर को यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में लगभग 1,18,000 के स्तर को। तो यहाँ पे डिप्स में बाय कर सकते हैं। 1,21,100 के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। 1,20,600 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 1,22,500 तक के जो लक्ष्य है वो रखे जा सकते हैं। सिल्वर में भी यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, हालांकि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली यहाँ भी देखने को मिली है। हमारा मानना है कि सिल्वर में भी $48 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में बना रहेगा और भारतीय बाजारों में 1,47,000 के स्तर जो है वो एक मजबूत सपोर्ट का यहाँ पे काम करेंगे। तो सिल्वर में भी डिप्स मिलते हैं 1,51,500 के आसपास के, तो वहां बाय करना चाहिए। 1,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य वहां पे 1,55,000 तक के रखे जा सकते। ओके, अच्छा भूपेश, सोने और चांदी दोनों में ही ज्यादा कन्विक्शन आपका किसके साथ है? अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी में मेरा व्यू थोड़ा सा इन्वर्स रहेगा और मैं अभी कहूंगा कि बाजार में 4030 के नीचे अगर बाजार चलता है कॉमेक्स और यहाँ वाला बाजार 1,21,800 के नीचे ट्रेड करता है, तो इसमें मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,22,120 का रहेगा। नीचे में मेरे लक्ष्य इसमें 1,20,100 और 1,19,400 तक के संभावित रहेंगे। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में अगर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सिल्वर का बाजार ज्यादा कमजोर है, क्योंकि पैटर्न वाइज मार्केट डबल टॉप बनाकर अभी रिवर्स हो रहा है। तो बाजार यहाँ से अगर गिरावट होती है तो बाजार नीचे में 144 और 138 के लेवल्स दोबारा दिखा सकता है। अब बात करते हैं वीट की। दरअसल रबी सीजन में ये गेहूं की जो बुआई है वो पिछले साल की तुलना में करीब 10% बढ़ी है। सोर्सेस के मुताबिक सरकार गेहूं को तो नहीं, लेकिन उससे बने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। कैसे देखती है इसे इंडस्ट्री, इस पर करते हैं बातचीत। वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति फिलहाल इमर्ज हो रही है। 10% इंक्रीज एक कमेंडेबल इंक्रीज है, बट जो जानकारी मिल रही है कि डीजीएफटी ने उपभोक्ता मंत्रालय को एक लेटर लिखा है और कहा है कि एटलीस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल मिले। कितनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, जहां तक वीट के एरिया का सवाल है, वो साल थोड़ा सा सोइंग जो है वो थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है एंड वी आर 10% अहेड
कंपेयर टू इसी डेट पिछले साल के एवरेज में। अल्टीमेटली जो टोटल एरिया है वो कुछ उतना ही रहेगा जो पिछले साल का था, हो सकता है 1-2% बढ़े, लेकिन ये एक इंडिकेटिव है कि सोइंग जो है वो इस टाइम थोड़ी अर्ली हो रही है और फास्ट हो रही है। वो इसलिए भी है क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर में सोइंग का पैटर्न है वीट में खासतौर पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मौसम का एडवांटेज ले रहे हैं, गुड सॉइल मॉइस्चर, अर्ली विंटर, और जो है सीड्स भी हाई यील्डिंग वैरायटी आ गई है, और प्लस जो एक साथ जो है गर्मी जल्दी आ जाती है कई बार, उससे बचने के लिए भी इस टाइम थोड़ी अर्ली सोइंग हो रही है। तो ओवरऑल एरिया जो है कोई 10% बढ़ने वाला नहीं है। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, डीजीटीडी को फूड मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप वीट प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है अप टू 10 लाख टन, 1 मिलियन टन तक आप खोल सकते हो। अब ये डीजीएफटी जो है इसको नोटिफाई करेगा, तो उसके बाद जो है एक्सपोर्ट खुलने की पूरी उम्मीद है। ओके, चलिए, तो एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि इस तरीके का कुछ आउटकम निकल कर आए, लेकिन लेकिन जो सोर्सेज के थ्रू अजय जी जानकारी मिल रही है कि प्रोडक्ट्स में भी जो आटा है, सूजी है, मैदा है, इन तरीके के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसी तरीके का कोई कदम उठाया गया तो क्या अपॉर्चुनिटी और कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप इसे समझते हैं? ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक फ्लिप है, बूस्ट है, मोरल बूस्ट है इंडस्ट्री को और वीट ट्रेड को, क्योंकि जो है लोकल डिमांड तो इस साल काफी सबड्यूड रही है और इससे कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ इंडिया नहीं जाने वाला, लेकिन बहुत सी कंपनियों ने बहुत सालों तक जो है मेहनत करके ये एक एवेन्यू खोला था, एस्टेब्लिश किया था, ये चैनल्स बनाए थे, और 2 साल से ऊपर हो गए अभी हिंदुस्तान जो है इस एक्सपोर्ट मार्केट से टोटली आउट हो गया, जो अच्छा नहीं है। जो और लॉन्ग टर्म जो है इसके कई डिसएडवांटेजेस रहते हैं अगर आप टोटली एक मार्केट से एब्सेंट रहो। तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने उसको जो है वापस लिबरलाइज करके एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सपोर्ट खोला है। तो थोड़ा सा बाजार में इस बात को लेके उत्साह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है जो मार्केट को कुछ ना कुछ फ्लिप मिले इससे। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। तो देखते हैं किस तरीके के कदम सरकार यहां पर उठाती हुई दिखती है, स्पेशली वीट प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। मनोज कुमार जैन और भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, यहाँ पे अगर हम एग्री कमोडिटीज में देखें तो कोरिएंडर में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेक्शन बना हुआ है और इस वर्ष यहाँ पे सोइंग के नंबर्स में भी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। कोरिएंडर के दिसंबर वायदा में 8,500 के स्तर के आसपास वहां पे बाय की सलाह रहेगी। 8,340 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 8,750 तक के रहेंगे। वहीं नॉन एग्री पेक में यहाँ पे कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि एक दायरे का कारोबार बना हुआ है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ भी सपोर्ट जो है वो कच्चा तेल होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 5,250 के स्तर पर कच्चे तेल में बाय की सलाह रहेगी। 5,210 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट वहां पे 5,360 तक के। ओके, भूपेश, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जी, नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो कॉपर में मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। 996.50 का करंट दाम है, 1,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें। 992 और 988 के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो 4,666 का दाम वार दिसंबर वायदा का है। अभी यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 4,725 का ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 4,620 और 4,580 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो एक ग्वार पैक पर आपको रिकमेंडेशन दी गई। फटाफट से एक बार बेस मेटल पैक और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके का कारोबार वहां देखने को मिला है। हालांकि थोड़ी सी नरमी ही प्राइसेस में आते हुए दिखाई दी है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हों या घरेलू बाजार हों। अभी अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी 1% नीचे है, लेकिन इसके अलावा जिंक, कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम, ये भी नेगेटिव बात साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप पूरे बेस मेटल पैक को और यहाँ से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि अगर हाँ तो कोई सेल साइड पर ट्रेड लें या डिप्स पर खरीदें? नहीं, बिकवाली की सलाह तो नहीं रहेगी दीपाली जी। हमने एक अच्छा बड़ा जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में देखा था, लेकिन ऊपरी लेवल से मुनाफा उसकी देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो फेड के पॉलिसी की जो दरें हैं उसमें कटौती को लेकर के थोड़ा संशय है दिसंबर पॉलिसी मीटिंग्स में। यहाँ पे इस सप्ताह यूएस फेड के मीटिंग मिनट्स भी जारी होना है, तो वहां से कुछ क्लैरिटी एक बार होती हुई नजर आएगी।
लेकिन हमने एक अच्छी मुनाफा वसूली ओवरऑल बेस मेटल पैक में आते हुए देखी है। तो थोड़े और डिप का यहाँ पे वेट करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बिक वाली ये लेवल पे करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर कहीं रणनीति बनानी है तो जिंक बेहतर लगता है। 298 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में तो जिंक में बाइंग की जा सकती है 295 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 306 तक के रखे जा सकते हैं। ओके अच्छा, एग्री पैक में जीरे और धनिये में हम एक सस्टेन्ड मोमेंटम देख रहे हैं भूपेश। यहाँ से ब्रॉडर आउटलुक क्या है इन दोनों कमोडिटीज पर? जीरे और धनिये की बात करी जाए तो जीरे और धनिये में दोनों का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जीरे में कहीं ना कहीं अगर बाजार के भाव देखें दिसंबर वायदा तो 20,800 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहने की संभावना रहेगी, जिसमें भाव ऊपर में 21,700 21,900 जो कि आज के हाई भी लगे, हो सकता है कि वे दोबारा टेस्ट हो जाएं। वहीं अगर धनिये की बात करें तो धनिये में बाजार मुझे एक बार ऊपर में 8,700 से लेकर 8,650 के बीच में एक अच्छी सप्लाई दिखती है। नीचे में बाजार में डिमांड भी दिखती है 8,450 से, तो बाजार एक दायरे में रहना चाहिए 8,450 से 8,650 के बीच। आइदर साइड का ब्रेकआउट आने पर ट्रेड जरूर करना चाहिए, विशेषकर धनिये में। ओके चलिए, तो ये बात हुई धनिये की, और साथ ही साथ जीरे की, दोनों में ही मजबूती एक अच्छी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। चलिए शुक्रिया मनोज जी और भूपेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।